Hello everyone, welcome back to my channel. As you can see from the screen of this video that आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो मेक श्योर टू वॉच फुल वीडियो. ठीक है, इस वीडियो का पूरा फुल देखिएगा ताकि कुछ भी आपको मिस ना हो. और आई कैन एश्योर यू दैट ईच एंड एवरी सेकेंड गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो. ठीक है, तो कुछ भी मत मिस कीजिएगा. तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल देख के पता ही रहा होगा, चल रहा होगा कि आरआरबी पीओ 2023 को अभी कितना दिन बचा है. ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, 3 महीना अभी बचा अभी नहीं है. तो 2.5 मंथ्स में अभी अगर 10-15 दिन या 5-6 दिन आप लोग छोड़ के चलो तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ बाकी है. तो इस 2.5 मंथ में आरआरबी पीओ को क्लियर कैसे करें. तो पहले स्टार्टिंग से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि पीओ क्लर्क से ज़्यादा ईजी है. अब जो लोग पहले सिर्फ सुनोगे और अभी सुन रहे हो आप लोग ये वाला बात कि पीओ क्लर्क से ज़्यादा इजी है, तो आप लोगों को लग रहा होगा, मतलब जो लोग अभी सुन रहे हो तो उन लोग को ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट द हेल इज़ दिस, राइट. पर मेरा बात पूरा सुनिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो स्किप करना. ठीक है, देखो आरआरबी पीओ और क्लर्क में, जैसे कि क्लर्क में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है. हालांकि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड मैटर करता है. पर द डिफरेंस इज आरआरबी क्लर्क में अगर आप देखोगे तो आपको बेसिक टू मॉडरेट या कह सकते हो हाई लेवल तक पूरा आना चाहिए. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ऐसा है कि एकदम बेसिक जो चैप्टर है, जैसे कि अलजेब्रा का कुछ चैप्टर हो गया, या ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस, या एक करंट का आता है टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही पानी में जो एक बोट रहता है उसका रिलेटेड जो सम्स है या क्वेश्चंस है. तो बहुत सारे लोग को वो बेसिक्स क्लियर नहीं है अभी तक. और अभी 2.5 महीने में आप क्या करोगे, बेसिक्स देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा एक झमेला हो जाएगा. तो जैसे कि पता चल ही रहा होगा. और क्लर्क का अब अगर आप लोग प्रीवियस कट ऑफ देखोगे तो हाँ 80 में लोग 78 कर रहा है, 75 अटैम्प्ट्स कर रहा है, और से मतलब इससे ज़्यादा अटैम्प्ट क्यों होंगे, 80 में 80 अटैम्प्ट्स क्यों होंगे, तभी जाके 78-75 ऐसा मिल रहा है. कोई एग्जैक्ट भी करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम और दैट इज़ नॉट एन इशू. सो बहुत ही सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्लर्क का फॉर्म भरेंगे पर पीओ का फॉर्म नहीं भरेंगे. पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का बेसिक्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है येट वो लोग हार्डवर्क करना चाहते हो. देखो कोई भी अगर आप लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहोगे तो एग्ज़ाम का जितना प्रोसीजर होता है उसमें तो 100% ट्रू कि हार्डवर्क करना होगा. पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक कब पढ़ेंगे और मेन प्रैक्टिस में कब आएंगे, उसके बाद मॉडरेट, हाई लेवल, हार्ड लेवल कैसे जाएंगे. तो ये सब प्रॉब्लम होगा. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो जिन लोगों का बेसिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर है वो लोग क्लर्क का फॉर्म भरेंगे, उसके साथ पीओ का भी फॉर्म भरेंगे. जिन लोगों का बेसिक उतना क्लियर नहीं है वो लोग क्लर्क बिना बिल्कुल भी मत भरना. बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो क्लर्क बिल्कुल भी मत भरना. क्लर्क का एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स. ठीक है, उसके बाद मॉडरेट और हार्ड लेवल आता है. पर बेसिक में अब अगर आप लोग क्लियर नहीं हो तो क्या होगा, आप लोग का स्पीड का प्रॉब्लम हो जाएगा. स्पीड का प्रॉब्लम होगा तभी पेपर हाथ से निकल जाएगा. ठीक है, फिर आप लोग के पास क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है, पीओ का ऑप्शन रहता है. और अभी तक आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे कि क्लर्क ही नहीं क्लियर पाएंगे तो पीओ कैसे क्लियर करेंगे. पीओ बिल्कुल अच्छे से और बहुत ईजिली क्लियर करोगे. ये जो मैं बोल रही हूँ वो सब करोगे. ठीक है, वो वाला स्टेप बिल्कुल कंप्लीट करोगे इतना दिन से. और अगर फॉर्म भरोगे तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि टाइप क्या है. फिर भी मैं एक बार बोल दे रही हूँ, पीओ का आरआरबी, स्पेसिफिकली आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं आईबीपीएससी कॉन्डक्ट करवाते हैं. पर 2 एग्ज़ाम होते, जैसे कि 3 रेगुलर होगा, प्रीली, मेंस और इंटरव्यू, ये सब तो होगा. प्रीली में एक टाइप मतलब एक एडवांटेज है, जिन लोगों का इंग्लिश उतना ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक दे रहा है या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के पास और थोड़ा टाइम मिल जाएगा मेंस के लिए. इंग्लिश कैसे करना है वो भी मैं बोलूँगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. पर पीओ में प्रीली क्लियर करने के लिए सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग. अच्छा, यहाँ पे रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ और मेंस में, अच्छा पहले प्रीली का एक बार बात कर लेती हूँ कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना होगा. अब देखो ईच सेक्शन में 40 क्वेश्चन होगा. जैसे कि स्क्रीन देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा, ईच सेक्शन में 40 क्वेश्चन का मतलब टोटल 80 मार्क्स में एग्जाम होगा. और टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट्स. अब देखो
क्या क्या रीजनिंग में आता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, जो जो टॉपिक इजी टू हार्ड है मैंने वैसे ही सजाया हुआ है पूरा। देखो पहले तो क्या करोगे, पहले इक्वालिटी इनइक्वालिटी, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, उसके बाद सिलॉग, ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर पजल रखोगे। अब पजल में देखो बहुत ही ज़्यादा, और ये जो मैं बोल रही हूँ सब मॉडरेट लेवल तक आता है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। जितना जितना अभी तक मैंने बोल दिया, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप क्वेश्चन, सिलॉग, ये सब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आता है। मैं तो ये कहूँगी मॉडरेट भी कभी कभी नहीं आता, ईजी आता है। इसके बाद आएगा पजल, और अगर पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पजल थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड जाएगा, ये मान के चलना। टोटल पजल का 15 क्वेश्चन, मतलब 3 सेट आएगा पजल का। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पजल आ सकते हैं, डेट बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, डबल लाइनअप, मिक्स्ड, ये सब आ सकता है। देखो डेट बेस्ड सबसे ज़्यादा इजी रहता है, शेड्यूलिंग सबसे ज़्यादा इजी रहता है, और जो फ्लोर बेस्ड है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इन द बेसिक। मैं क्यों बोल रही हूँ फ्लोर बेस्ड थोड़ा सा, और डबल लाइनअप देखो लास्ट में डेट बेस्ड बहुत ज़्यादा इजी रहता है, तो वो अगर आप कर लोगे तो एक पजल सॉल्व करोगे, 5 तो उसमें से सॉल्व करना हो जाएगा, तो तुम्हारा 5 नंबर एकदम ईजी। रिमेनिंग जितना रहेगा फ्लोर बेस्ड, लाइनअप या मिक्स्ड, इसमें से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टफ दे। देखो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा, लेवल क्या होगा ऑफिसर वाला, तो थोड़ा सा एक टफ तो रहेगा ही, ठीक है। अब उसमें से फ्लोर बेस्ड और डबल लाइनअप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फ्लोर बेस्ड मतलब 8 9 10 ऐसे करके 10 9 8 7 6 5 ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं देता है। फ्लोर बेस्ड में होता है कि 3 फ्लोर था, मतलब 3 तक फ्लोर होगा, 5 तक फ्लोर होगा, और ए बी करके दोनों फ्लैट होगा ईस्ट वेस्ट में। और ऐसा जब भी देगा तो बहुत सारा वेरिएंट दे देता है, और तभी लोग फंस जाते हैं और वहाँ पे आधा टाइम निकल जाता है। ये हुआ। और डबल लाइनअप में होता है कोई साउथ देख रहा है, कोई नॉर्थ देख रहा है, यही करके सिर्फ नहीं देता, सिर्फ नॉर्थ और साउथ देगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके साथ एक देता है कोई देश से बिलोंग करता है, कोई अलग देश से बिलोंग कर रहा है, कोई कुछ खाना पसंद कर रहा है, कोई कुछ कलर पसंद कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी 3-4 वेरिएंट आ जाता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो रीजनिंग में बाकी जो जो आप लोग मैंने बोल दिया, जो जो इजी है पहले वो सब कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद जो हार्ड वाला टॉपिक है पजल में, आप लोगों को सिर्फ हार्ड आने वाला है, और उसमें पजल में सिर्फ फ्लोर बेस्ड और डबल लाइनअप में हार्ड आएगा। अब देखो मिक्स्ड में बहुत सारा होता है, एक सीरीज़ दे दिया। क्यों मैं मिक्स्ड जो क्वेश्चन है उसमें मैं पजल में ही दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है तो एक सीरीज़ दे दिया अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक डिजिट का, उसमें बोलेगा कि 5 तो साइड में से देस्ट माने 5 फ्रॉम राइट, 8 फ्रॉम लेफ्ट करके कुछ साइन दे देगा, बोलो वो साइन कितना पास है, प्रीसीडिंग और सामने फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितना, ये सब पूछ लेता। तो वो सब इजी, मिक्स्ड में भी इजी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो आप लोग को देखने में टाइम लगेगा, हार्ड तो नहीं होगा, पर जो फ्लोर बेस्ड होगा और डबल लाइनअप होगा वो तो देखने में भी हार्ड होगा और सॉल्व करने में भी हार्ड होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले ये सब सॉल्व कर लोगे और उसके बाद ही सिर्फ फ्लोर बेस्ड और डबल लाइनअप पकड़ोगे। अच्छा, उसके बाद आप लोग को अभी लग रहा है कि डबल लाइनअप और फ्लोर बेस्ड में प्रॉब्लम होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। बाकी फ्लोर बेस्ड और डबल लाइनअप का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मैं अपना वीडियोस में लाऊंगी, आप लोग अच्छे से देखना। और कभी भी मैं जैसे करूंगी वो सॉल्व, वो तो आप लोग देख लेना। पर एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैं भी खुद से ही कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा खुद का अप्रोच ट्राई करना, खुद का जो जस्टिफिकेशन को वो पहले फॉलो करना है, ठीक है। पजल में ऐसा भी कभी मत करना कि किसी का देख लो तो वैसे ही बिल्कुल छाप दोगे, वैसे ही खुद को करना है, नहीं। तुम पहले समझो पजल को, उसके बाद खुद का जस्टिफिकेशन बना, उसके बाद सॉल्व करो। 1-2 क्वेश्चन में टफ आएगा, 3rd क्वेश्चन में टफ आएगा, 4th 5th में थोड़ा सा आ जाएगा, 6th में से आई कैन एश्योर यू दैट बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आएगा, ठीक है। और उसके बाद ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते करते, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आया, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप क्वेश्चन, सिलॉग, ये सब बहुत ही ज़्यादा ईजी आने वाले हैं, एकदम आँख बंद करके कर सकोगे। उसके बाद पजल में डेट बेस्ड जो होगा अगेन बहुत ही ज़्यादा ईजी आने वाला है। क्या होता है पजल में डेट बेस्ड देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, जैसे कि क्या होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें से जनवरी और मार्च में क्या होता है 31st डे होता है। क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि ऑड डे में ये गया है, ऐसे हो सकता है, पर वो डेट बेस्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो वो आप कर लोगे। रिमेनिंग जितना 4 बेस्ड और डबल लाइनअप है वही सिर्फ देखना है आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाओ। और पहले देखो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर कर लोगे तो पूरा 40 का 40 मार्क्स आ जाएगा। और अगर रीजनिंग में 40 मार्क्स आ गया, मान लो कि
बहुत सारे लोगों का मैथ्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बनता, उतना नहीं कर पाता है। तो मैथ्स में भी अगर आप 40 में से देखो 25-20 तक भी कर लो तो कितना आ जा रहा है आप लोगों का 65-60, वो इनफ होगा पीओ के प्रीली कट ऑफ क्लियर करने के लिए, इनफ होगा। अब हाँ, आगे ये भी डिपेंड करता है, देखो अगर आप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा तो आप लोग सभी कर पाओगे और सभी अटेम्प्ट कर पाओगे तो कट ऑफ भी उतना ज़्यादा आगे बाद मतलब इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक बात है, पर ये मैं एकदम रेगुलर जैसे कि ट्रेंड चला आ रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। आप लोग अगर ये बात सुनोगे तो इजीली 60-65 कर दोगे, और 60-65 80 में करोगे तो प्रीली में तो आई होप सबका 100% क्लियर हो जाएगा। और दिस अ नोन फैक्ट, कम ऑन, दिस अ नोन फैक्ट। उसके बाद अच्छा, ये रीजनिंग में कंप्लीट होगा तो इसके बाद मैथ्स। अब देखो मैथ्स में बहुत सारे लोग, अभी मैं बोलूँगी तो सब लोगों को लगेगा मैथ्स ही तो एक इम्पॉर्टेंट मतलब है जो हम लोग को नहीं आता है। देखो मैं अगर ये बोलूँगी बैंकिंग से एसएससी का जो मैथ्स है उससे बहुत 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 ज़्यादा इजी बैंकिंग है। बैंकिंग में जैसे कि एसएससी में आप लोग करते हो ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, क्या क्या सीखना पड़ेगा, बैंकिंग में एक भी कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। आपको मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस आता है चल जाएगा, प्लस माइनस और बॉडमस रूल आता है सिंप्लीफिकेशन का, बस इसी में से काम चल जाएगा। सिर्फ क्या करना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ तीनों काम कर लोगे तो तुम्हारा 80% मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। क्या करोगे, आज ही एकदम बैठ के करोगे 2 to 50 क्यूब्स पूरा, 2 to 50 स्क्वायर्स पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। 2 to 50 स्क्वायर्स पूरा एक जगह पे लिख लोगे, उसके बाद 2 to 25 तक क्यूब्स एक जगह लिख लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, 2 to 50 स्क्वायर्स, 2 to 25 क्यूब्स, ये हो गया। ये वाला एक जगह पे लिख लोगे और रोज़ देखोगे, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में मगअप नहीं होगा, रट्टा नहीं मारा जाएगा, दिमाग में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रोज़ देखोगे, रोज़ देखोगे, रोज़ देखते देखते देखो बहुत सारा 25 तक तो सभी लोगों को क्यूब स्क्वायर्स आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक जगह पे लिख लेना, और ऐसे मत करना कि मैं गूगल में सर्च करके देख लेती हूँ रोज़, वो सब नहीं होगा। कॉपी में लिख लेना, मैथ्स प्रैक्टिस करने से पहले वो वाला पहले 5-10 मिनट देखोगे अच्छे से, जो एक बार अब देखोगे ना, देखने से भी बहुत सारा पढ़ाई कितना इजी हो जाता है आपको पता नहीं लगेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सिर्फ देखोगे देखोगे, देखना करते करते देखना तुम खुद ही कर जाओगे, मतलब सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। 5 मिनट एटलीस्ट सोने से पहले और रात को सोने से पहले और सुबह मैथ्स प्रैक्टिस से पहले, जब भी आप मैथ प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे लोगों को तो ऑफिस भी रहता होगा, सो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अपना रूटीन बिठाओ, कैसे आपको इजी होता है, कैसे आपका टाइम फ्लेक्सिबल होता है वैसे करो, और मैथ्स प्रैक्टिस करने से पहले 5 मिनट एक काम करो, ट्राई करो कि वो सब देख लो। अच्छा, ये क्यूब स्क्वायर्स होने के बाद लास्ट जो एक काम होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होगा फ्रैक्शन। जैसे कि 20%, आप 20%, बहुत सारे लोग 20% देंगे तो ऐसे सॉल्व करने बैठोगे, 20/100 इज इक्वल टू 0 कट जाएगा, रिमेनिंग 2/100, 20/10 ऐसे ऐसे, मतलब 0 कटोगे तो 2/10 ऐसे करोगे, ऐसा नहीं। 20% इज इक्वल टू 1/5, 25% इज इक्वल टू 1/4, 33.33% इज इक्वल टू 1/3, ऐसे करके करना होगा। अब बहुत सारे लोग सोचोगे तो ये लिस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लिस्ट मैं नेक्स्ट क्लास में ही लाऊंगी, नेक्स्ट डे आई मीन कल ही मैं लाऊंगी पूरा लिस्ट, जितना जितना, सिर्फ 25%, 33 ये तो सभी को पता होगा, ये वाला नहीं। जो बहुत सारे टाइम पे जगह पे आते हैं 8.07%, 23%, बहुत सारा टाइम पे ये रिपीट होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक लिस्ट लाऊंगी, वो सिर्फ लिस्ट वही सेम तरीके से क्यूब स्क्वायर, उसके बाद ये वाला फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का लिस्ट आप लोग लिख लेना और सेम तरीके से रिमाइंड कर लेना, रोज़ देखते रहना, ठीक है, रोज़ देखते रहना, रोज़ देखते देखते होगा। बस ये अगर कर लोगे तो एकदम तुम्हारा 80% मैथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कैसे, देखो एक बार 15 क्वेश्चंस आते हैं बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलेशन, लाइन ग्राफ, डीआई। मतलब देखो एक बात, डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब में कुछ नहीं करना रहता है। जो लोग अभी तक कर लिए होंगे उन लोगों को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या होता है, आपको वेरियस टाइप्स प्रैक्टिस करना होगा, यहाँ पर अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज, और ऐसा होता है कि कभी कभी डिग्री में दे देता है, ठीक है, परसेंटेज और डिग्री छोड़ के, और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में लिखा हुआ रहता है नंबर्स, ठीक है। यही करना है, सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब करना, और कुछ भी नहीं करना है। और कभी कभी मैक्सिमम ऐसा दे देता है प्रीवियस ईयर तक, ई तक, आई गेस 2012 तक आपके पास डाटा है, 2012 में सपोज 100 है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया होगा 2013 में 2012 के हिसाब से 20% ज़्यादा है, तो कितना होगा 2013 में, ऐसा करके कुछ देता है। तो बिल्कुल एकदम ईजी होगा, सिर्फ क्या करना होगा,
ये जो DI होगा, DI में सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ठीक और ढंग से अगर कर पाते हो, देखो सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस छोड़कर कुछ करना नहीं है। मैथ्स में कोई फार्मूला, बैंकिंग एग्जाम इतना ज़्यादा इजी होता है कि सिर्फ फार्मूला लगाना पड़ेगा, सिर्फ फार्मूला। ओवर द टाइम मैंने प्रैक्टिस किया, जैसे कि अगली बार मेरा 4 नंबर से छूट गया था PO का, तो उसी में मैंने देखा था कि मेरा मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो गया कि मैंने उतना ज़्यादा घर में से प्रैक्टिस नहीं करके गई थी। मुझे लगा था कि ठीक है एग्जाम हॉल में मैं कर लूँगी। उसके बाद SBI PO का प्रीली मेरा क्लियर नहीं होगा हुआ, IBPS PO तो मेरा क्लियर नहीं होगा, 4 नंबर से मेरा छूट गया। उसके बाद SBI PO का प्रीली मेरा क्लियर नहीं होगा, सेम सिर्फ मैथ्स के वजह से। और मैं पहले मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है आप कर लूँगी। उसके बाद काम ऑफिस ये सब के चक्कर में मेरा और नहीं हुआ। मैं तुम लोग को बोलना चाहूँगी अभी भी बहुत टाइम है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है। DI में सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, DI से 15 मार्क्स आते हैं, एक DI का 5-5 क्वेश्चन आता है, तो 15 मार्क्स वहीं पे। और यहाँ पे मैं बोल दूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा वो तो टफ भी आ सकता है, टफ आएगा सिर्फ 5 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 नंबर टफ आएगा। दोनों 3 तो DI आएगा, तो 3 तो DI में 2 DI तो ऐसा आएगा 10 नंबर एकदम ईजी होगा। सिर्फ तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो, जितना जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना जल्दी तुम्हारा काम खत्म पेपर में। और उसके बाद रिमेनिंग 5 में आता है थोड़ा सा प्लस माइनस करके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो भी इजी हो जाता है। सिर्फ टाइम की वजह से हम लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए कर नहीं पाते। इसलिए मैं बोल रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ DI प्रैक्टिस करना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स और वाई का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ता है और देखना पड़ता है एक्स वाई से ज़्यादा है, वाई एक्स से ज़्यादा है, या दोनों सेम है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये 5 नंबर का आता है। तो रिमेनिंग तुम लोग का कितना हो गया, 5 का DI और 5 क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में भी सेम ही है, सिर्फ तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जितना करोगे और जितना तुम लोग शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब वीडियो से खोज के बना लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखो 15 वहाँ पे हो गया DI, 5 हो गया क्वाड्रेटिक, 5 रिमेनिंग क्वेश्चन कितना आएगा रिमेनिंग, अच्छा 5 अभी तो बहुत ही ज़्यादा बाकी है। 5 क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करोगे, अगर तुम लोग को फ्रैक्शन, देखो सिंप्लीफिकेशन में मेनली क्या आता है, एक तो बॉडमस रूल काम करता है, ब्रैकेट का कब कौन सा ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड इनटू, ये सब प्लस माइनस। और एक काम क्या होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो मैं लिस्ट दूंगी वही करना, बस उसके आगे तुम लोग को कुछ भी करने का दरकार नहीं है। ईच एंड एवरी फ्रैक्शन कर पाओगे। और बहुत सारा टाइम पे सिंप्लीफिकेशन में क्यूब, स्क्वायर ये सब दे देता है, उसी में अगर प्रॉब्लम, उसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने बोला है पहले स्क्वायर, क्यूब और फ्रैक्शन परसेंटेज कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन करना। अगर ये बात सुन के आप लोग करोगे, सेम फॉलो करोगे स्टेप, तो देखोगे सिंप्लीफिकेशन में जितना क्वेश्चन आ रहा है सब कर पा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना आ रहा है सब कर पा रहे हो। उसके बाद और DI जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ में क्या होगा, कमांड आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 क्वेश्चंस आता है नंबर सिस्टम से। अभी बहुत सारे लोग सोच के नंबर सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो देखो नंबर सिस्टम में दोनों टाइप का आएगा, एक मिसिंग नंबर आएगा और वो मिसिंग नंबर नहीं आएगा तो रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा, ठीक है। ये तुमको माने कैलकुलेशन करके देखना है कि रॉन्ग नंबर इनमें से क्या है, और मिसिंग में कैलकुलेशन करके नेक्स्ट वाला तुम्हें नंबर्स लाना है। अब इसमें देखो टोटल 5 आता है, उसमें 3 एकदम अच्छे से कर पाओगे, रिमेनिंग 2 अगर ये सोच के जाते हो कि वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ है क्या करूँगी, तो रिमेनिंग फर्स्ट 3 तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई भी 3 बहुत ज़्यादा उसमें से ईजी आता है, ठीक है। रिमेनिंग 2 सिर्फ ऐसा आता है कि थोड़ा सा मॉडरेट के लेवल के दिक में जाए, ठीक है, मॉडरेट लेवल में जाए, उसके नहीं तो वो 5 में 2 छोड़ के 3 बहुत ही ज़्यादा ईजी और डूएबल आता है, यू कैन ईजिली डू इट, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग जो, अच्छा पहले 15 बारग्राफ से आएंगे, DI से आएंगे 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सिस्टम, और रिमेनिंग जितना 20 क्वेश्चन बच जाता है उसमें क्या क्या आता है, देखो रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, और छोटा मोटा थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट अभी आता नहीं है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, उसमें से भी 2 ईयर का डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लिया, परसेंटेज दे दिया, ऐसे करके आता है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, अप्रोच क्या होगा, जिन लोग का मैथ्स वीक है उन लोग क्या करोगे, देखो मेरा भी मैथ्स वीक था तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पहले समझ में मैं करूँ कौन सा। सभी टॉपिक देखने से लगता तो सभी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो SSC जैसा उतना टफ नहीं है टॉपिक, पर करने से के टाइम पे मुझे लग रहा था अरे यार ये तो मेरा वीक है, अरे ये तो मेरा उतना ज़्यादा सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए मैंने ऐसा एक बनाया कि पहले DI, बारग्राफ, पाई चार्ट, जितना टेबुलेशन जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना 15 क्वेश्चन क्या हो गया, अपना 15 मार्क्स सेट हो गया। उसके बाद 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी सेट हो गया, 5 सिंप्लीफिकेशन वो भी सेट हो गया। नंबर सिस्टम में जितना होता है 5 में से बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा क्वेश्चन, 3 तो आप कर ही लोगे, तो कितना हो गया हम लोग का अभी तक का 23 हो गया, ठीक है। देखोगे अच्छे से
तो अभी तक का कितना हो गया, 23 हो गया। और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन या जितना भी बाकी हो उसमें से क्या, देखो रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक होता है कि सभी को आ जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करना, उसको टॉपिक मार्क करके देखना। रोज़ दिन क्या करना कि एक एक टॉपिक न्यू करके, और क्या करोगे, बहुत सारा टॉपिक ऐसा रहता है यूट्यूब में, बहुत सारा अच्छे अच्छे सर लोगों का क्लास रहता है कि वो लोग कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर है वो लोग कराते हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल है, मैच वहाँ पे कराते हैं। तो क्या करोगे, जो जो टॉपिक नहीं आ रहा है पहले से वो टॉपिक एक बार रोज प्रैक्टिस करोगे और एक नया टॉपिक पकड़ोगे। और रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा होता है टॉपिक कि आप लोग को अलग से और बहुत बेसिक से करना नहीं पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। टाइम वर्क सेम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है, जो लोग टाइम एंड डिस्टेंस करते हो, टाइम एंड डिस्टेंस मैं बोलूँगी कि अगर पहले से देख लो, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, वरना लास्ट में ऐसा मत करना कि लास्ट में मैं कर लूँगी। कोई भी टॉपिक अभी भी तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसीलिए आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे उसका जो जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसमें से टफ जो टॉपिक लग रहा है एक बार पहले ही कर लो, देख लो कितना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बस वो लास्ट टाइम के लिए छोड़ मत देना, फिर वो एकदम ही छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब करके आता है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, मैंने सीक्वेंस वाइज बोल दिया है, वैसे ही करोगे। लास्ट में ये सब एरिथमेटिक वाला जो प्रॉब्लम है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, उसमें से भी पहले रेशियो प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस करोगे, उसके बाद टाइम वर्क, उसके बाद टाइम डिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे। और ये छोड़ के आप लोग अगर जो पहले से आप लोगों को पता है कि हाँ ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मैं कर सकती हूँ, तो यू गाइस कैन डू इट एज पर योर प्लान, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि एकदम नया नया जो लोग अप्रोच करते हैं और कैसे करना है उन लोग को पता नहीं रहता है, इसीलिए। अच्छा, इसके बाद ये तो हुआ प्रीली का टॉपिक 2। अब मेंस का टॉपिक में थोड़ा सा आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, मतलब थोड़ा सा आगे करेंगे वीडियो को, तो देखेंगे मेंस का टॉपिक में क्या है, सेम रीजनिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा। अच्छा, यहाँ पे रीजनिंग में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट रीजनिंग में आता है यहाँ पे, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट, पजल भी सेम ही रहता है, सिर्फ क्या होता है थोड़ा सा और वेरिएंट ऐड किया जाता है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होगा, पहले से ही प्रीवियस ईयर का 1-2 करके आप लोग चैप्टर 1-2 करके पेपर सॉल्व करोगे, फिर समझ में आएगा कि मेंस का टॉपिक एक्चुअल में आ कैसे रहा है। और सबको क्या हो रहा है, दोनों आप लोगों को स्टेटमेंट दे देगा और एजम्पशन, यही सब एक्स्ट्रा आता है। मेंस का रीजनिंग में टॉपिक में क्या क्या अलग आता है, पजल सेम आएगा, सिर्फ 1-2 वेरिएंट अलग से ऐड किया जाता है, 4-5 वेरिएंट ऐड किया जाता है। जैसे कि वेरिएंट ऐड होता है तो हम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिमाग लगा के करना है और प्रैक्टिस करना है और काम रहना है, ठीक है। मैथ जब भी मेंस का रीजनिंग करोगे काम रहना है, बेसिक एकदम जैसे आपने किया है वैसे ही होगा। उसके बाद क्या होगा, एक एजम्पशन आता है जो कि एक स्टेटमेंट देता है, एजम्पशन करके टिक करना पड़ता है। एजम्पशन अपना अलग से कुछ नहीं लेंगे, जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है वैसे एजम्पशन में अपना इमोशन नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, वो क्या होगा, मशीन इनपुट आउटपुट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, क्या होगा वो सॉल्व करना पड़ता है, ठीक, सिर्फ सॉल्व सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर कंप्लीट हो जाता है। देखो इसके बाद अगर मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का बात करूँ मेंस में, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। प्रीली और मेंस का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का लेवल सेम रहता है सब लोगों के लिए। मैं ये बोल रही हूँ, प्रीली और मेंस का जो मैथ्स का लेवल होता है वो सेम रहता है, बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। मेंस एग्ज़ाम है तो आप लोग सोच सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड आएगा, बिल्कुल भी नहीं हार्ड आता है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट होगा तो इसके बाद और एक आता है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश कैसे कंप्लीट करना है, इंग्लिश करना है आप लोग अभी से रोज़ एक काम करोगे, 20 मिनट 30 मिनट्स हाथ में लोगे, टाइमर लगाओगे और पेपर पढ़ोगे या कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे। क्यों, ये आप लोगों को किस में हेल्प करेगा, एक तो आपको हेल्प करेगा जब एक पैसेज पढ़ के आंसर देना पड़ता है, उतना बड़ा पैसेज देख के हम लोग को ऐसा लगता है कि ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे अभी, उसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप लोग रोज़ पैसेज पढ़ोगे न्यू, क्योंकि ये आपको एक माइंड में हैबिट हो जाएगा, येस आई कैन रीड इट, आई कैन सॉल्व इट, ऐसे एक अप्रोच रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, मैं रोज़ नया वोकेबुलरी 10 न्यू वर्ड्स मैं लाती हूँ, उसका सिनोनिम एंटोनिम सिर्फ 2 दिन से मैं नहीं लाई हूँ, तो कल से मैं फिर से लाऊंगी। तो न्यू जो मैं वर्ड्स वोकेबुलरी का, वो सब हिंदू का वर्ड रहता है, जो कि सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द हिंदू पेपर जो है न्यूज़पेपर, उसका वर्ड्स रहता है, न्यू वर्ड्स, उसमें से सिनोनिम एंटोनिम सब दिया रहता है और मैं समझा भी देती हूँ। द रीज़न इज़ कि आप लोगों को सबको बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अब ये प्रीवियस में जो मैंने बोला हुआ है वोकैब का, वो सब मेरा बंगाली में मतलब किया हुआ है, बंगाली में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए मैं कल से फिर से लाऊंगी, वो सब हिंदी में होगा जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इंग्लिश में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ोगे और न्यू वोकैब करोगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे वोकैब, अब जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो ग्रामर आपका सही नहीं होगा। ग्रामर वहाँ पे आप लोगों को कोई लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखों में देख के पढ़ोगे, रोज़ रोज़ पढ़ोगे आप लोग जोर जोर से। और एक ही न्यूज़पेपर लेके रोज़ मत पढ़ना, एक ही न्यूज़पेपर के हो सकता है अलग अलग टॉपिक पढ़ो, वो ठीक है, किंतु एक ही पैराग्राफ लेके रोज़ आप लोग सेम पैराग्राफ पढ़ो, ये सब मत करना, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, एफर्ट वेस्ट होता है, ठीक है। ये करोगे तो आपका क्या हो रहा है, देखो आप स्पेलिंग ठीक से कर पाओगे, अलग अलग स्पेलिंग देखोगे तो दिमाग में रहेगा यही सेम कि ये तो स्पेलिंग शायद ठीक नहीं हो रहा है, भले ही आपको पता नहीं हो, पर आंखों में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये स्पेलिंग शायद सही नहीं है, ऐसा होगा। उसके बाद ग्रामर ठीक होगा। पैसेज अलग अलग से पढ़ोगे तो आपका माइंड में हैबिट रहेगा, आप हैबिचुएटेड रहोगे कि हाँ मैं पैसेज पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट होगा। इंग्लिश ऐसे ही सिर्फ करना होगा। अच्छा, इसके बाद और एक रहता है क्या टॉपिक, कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में बेसिक से लेके एकदम पूरा और बहुत ही ज़्यादा इजी। कंप्यूटर का अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, कर पाओगे सिर्फ प्रोवाइडेड आप लोग पहले से थोड़ा पढ़े हुए हो। और कंप्यूटर कैसे पढ़ोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लाऊंगी वीडियोस और कल ही से लाऊंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंप्यूटर का पूरा आप लोग मेरे पे भरोसा कर सकते, मैं इस चैनल पे भरोसा करके आप पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैनल पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओगे तो एग्ज़ाम के एक महीना पहले ही, मतलब मैं 2-2.5 महीना बाकी है, 1 महीने के आगे एग्ज़ाम में, मतलब मई जून तक पूरा कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप लोग भरोसा दिखाओगे तो जून तक पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के बाद लास्ट का टॉपिक होता है जो जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस में भी बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, उसके बाद स्टैटिक भी आता है, आई एम नॉट गोना लाई, पर बैंकिंग करंट अफेयर्स पकड़ लो 80% आएगा और रिमेनिंग 20% अदर करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो मैंने क्या बोल दिया, जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। स्टैटिक का तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स जितना है होगा, और कंप्यूटर का टोटल ये आप लोग इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सब वीडियोस आ जाएगा, सब वीडियोस 1 बाय 1 आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कंटिन्यूटी भी बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। जिस दिन क्लास नहीं हो पाएगा नेक्स्ट दिन, जिस दिन यहाँ पे वीडियो नहीं हो पाएगा नेक्स्ट दिन मैं एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूँगी, प्रीवियस डे का भी और उस दिन का भी, ठीक है, ताकि कोई भी किसी का भी क्लास नहीं छूटे। समझ में आएगा, किसी का भी कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए आप लोग इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हो, रेगुलर वीडियोस आएगा और सब कुछ कवर हो जाएगा। रिमेनिंग वोकैब का भी अलग से रोज आएगा, 10 तो करके वोकैब, न्यू वर्ड्स, इससे सिनोनिम एंटोनी भी क्लियर हो जाएगा। और जो थोड़ा सा टफ टॉपिक हो सकता है RRB PO में पजल के लिए, थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ पजल आएगा तो मैं वो भी बिल्कुल लाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा भी टॉपिक आ सकता है, ऐसा भी पजल आ सकता है, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो। तो यही बस रीजनिंग और मैथ्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सब मिला के कंप्यूटर, ये सब मिला के आप लोगों का मेंस होगा। और प्रीली में सिर्फ 2 ही रहेगा, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का क्या अप्रोच होने वाला है मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ ऐसे ही करना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और हाँ, आप लोग के पास अगर अलग से अलग कोई प्लान है आप लोग का खुद का, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब अगर आप लोग सोचोगे कि ये जो हम लोग करें प्रिपरेशन, कितना हम लोग का स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है कैसे समझेंगे, तो क्या करोगे, आज ही जैसे जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं ये होप कर रही होंगी कि आज से 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग वीडियो देख लो। एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा तब देखोगे, तो थोड़ा सा देर हो भी सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं ये होप कर रही हूँ कि आप लोग देख रहे हो तो पहले ही जाके 1 घंटा हाथ में लोगे, 45 मिनट्स लगता है ये भी, मतलब एक मॉक टेस्ट देने के लिए RRB PO का मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट के बाद देखो, मॉक टेस्ट में कोई ऐसा भी मार्क्स किसी का आ सकता है 40 आउट ऑफ 80, 40 आ सकता है, आउट ऑफ 80 22 आ सकता है, 13 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को क्या देखना है, एनालाइज करना है कौन कौन सा आप लोग कर पा रहे हो, कौन कौन सा नहीं कर पा रहे हो। देखने का मतलब और टेस्ट देने का मतलब यही होगा, आप लोगों को जज नहीं करना है इसके बेसिस से मेरा एग्जाम में भी 40 आएगा, एग्जाम में भी मेरा 13 आएगा, ये सब कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये देखोगे कितना आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कितना वीक पॉइंट है, उसी के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों को कि
प्रिपरेशन करने से पहले एक बार मॉक टेस्ट दीजिएगा। मुझे भी पहले लगता था कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, जब मेरा नहीं हुआ बाद में तो उसमें मुझे पता चला कि मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम के मैंने बहुत कम टाइम पे मॉक टेस्ट दिया था, एक हफ़्ता सिर्फ रह गया था तभी मैंने मॉक टेस्ट दिया था। तभी भी मॉक टेस्ट का इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था कि देखो 4-5 मेरा कम से रह गया था। ठीक है, तो अपने को प्रीली क्या करना है, सिर्फ क्लियर करना है। प्रीली में अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रीली सिर्फ क्लियर करना है। मार्क्स में मेंस क्या ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने इंग्लिश का प्रिपरेशन बोला है, कंप्यूटर का, ये पहले करवाने का मतलब यही है कि पहले से क्लियर हो जाए। जितना पहले से होगा मेंस का ही अपने को मार्क्स चाहिए असली वाला। प्रीली तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है। सो प्रीली इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ मेन्स में जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट मेन्स इज़ मेन। ठीक है, मेन्स इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, मेन एम पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हुआ। तो आप लोग क्या करोगे सिर्फ, अच्छा अब एक बार तो पहले मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देख लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, रोज़ कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट देते रहोगे। जिस दिन लगा कि पूरा एकदम मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा, देखो टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा काम भी होता है, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या करोगे, सेक्शनल कट ऑफ दोगे। ठीक है, और ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे, सॉरी कट ऑफ नहीं, सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे। अगर एक दिन ऐसा लगा कि आज टोटल फुल मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा तो सेक्शनल दोगे। और कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री में, वो उसका भी मैं वीडियो लाऊंगी, आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक करना वो वाला वीडियो कि कैसे फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। कोई भी पैसा, एक भी पैसा देना नहीं होगा, मैं वो भी आप लोगों को बोल दूँगी। उसका आप लोग वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, कल ही आ जाएगा वो वाला वीडियो, वेट भी ज़्यादा नहीं करना होगा, सिर्फ मैं बोलूँगी इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाना। ठीक है, अच्छा अब देखो पजल में बहुत सारा हो सकता है, अभी बहुत लोग पजल सीखेंगे बहुत सारा चैनल से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मैं एक बात बोलूँगी कि लोग मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स कैसे पजल को सॉल्व करें उसी तरीके से आप मत करना। ठीक है, सीखना, दूसरा चैनल फॉलो करो, बहुत सारा चैनल फॉलो करो, सीखो, पर सॉल्व जब करोगे तो अपना जस्टिफिकेशन यूज़ करना, अपना दिमाग यूज़ करना। ठीक है, ऐसा मत करना कि आर अगर वो राइट साइड में लिखे तो आर का पी राइट साइड में लिखे, पी का आर राइट साइड में लिखे, मतलब ऐसे हो जाता है कि बहुत सारा जैसे सिखाया गया वैसे ही करेंगे। नहीं, अपना खुद का जस्टिफिकेशन लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ, फिर सॉल्व करो। देखो सबका, पर करो अपना दिमाग से। ठीक है, सीखोगे तो ठीक बात है, पर अपना दिमाग से करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई आपको सिखाने नहीं आएगा और एग्ज़ाम में कोई बैठा नहीं होगा कि हाँ मैं ये स्टेप बोल देती हूँ। स्टेप आपको खुद से ही दिखना है, देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा पजल में, कौन सा नेक्स्ट टॉप पार्ट में काम आएगा, कौन से में पजल जल्दी से सॉल्व होगा, ये सब खुद ही करना होगा आपको। ठीक है, इसलिए क्या होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड रखना अपने अंदर, यू कैन डू इट। हमेशा जब भी ऐसा लगता है कि आज ये सॉल्व नहीं हो पाया, ट्रस्ट मी मेरे साथ भी ऐसा होता है। सुबह मैं जो पेपर लेके बैठी हूँ वो मेरा कंप्लीट हो गया, शाम को वही पेपर मैं करूँगी तो मेरा 40 में से 35 के नीचे, मतलब 30 तक कर मैं नहीं पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मॉक टेस्ट तुम माने एक ही बार में, एक ही टाइम एट अ स्ट्रेच 2 मॉक टेस्ट दे दोगे ना, तो तीसरा मॉक टेस्ट में तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। और पॉसिबिलिटी ऐसा है कि फर्स्ट मॉक टेस्ट देने के बाद सेकेंड मॉक टेस्ट विदाउट एनालाइजिंग द फर्स्ट मॉक टेस्ट, अगर तुम सेकंड मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा अच्छा नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा होता है, अपना माइंड का सेटअप ही ऐसा रहता है कि फर्स्ट मॉक टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गया, देख लिया, बस वो एनालाइज करो और वो सॉल्व करो। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने में एटलीस्ट 1.5 आवर गैप दो। गैप देने के बाद ही तुम्हारा दिमाग फिर से एक बार रिफ़्रेश हो जाएगा, फिर से प्रिपेयर हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट देना। ठीक है, ऐसे करके देना। एक ही बार में 5 मॉक टेस्ट दे दिया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, सोच रहे होंगे अच्छा मार्क्स भी नहीं आया, सोच रहे होंगे ये वाला अभी एनालाइज करके सॉल्व करेंगे, वैसा मत करना। वो सबसे ज़्यादा एक गलत वाला मेथड होगा। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना, येस आई कैन डू इट। मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है येस यू कैन डू इट, हमेशा ये बात याद रखना कि येस आई कैन डू इट। इफ़ नॉट मी देन हु, हमेशा खुद को ये क्वेश्चन करना है, इफ़ नॉट मी देन हु। बाकी जो लोग क्रैक करते एग्जाम वो लोग भी तो सेम ही हम लोग की तरह ही है, फिर क्यों नहीं क्रैक कर पाओगे। ऑब्वियसली वी कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट। ठीक है।